हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग प्रारंभ करेंगे कक्षा 9वीं रसायन शास्त्र का ये जो तीसरा अध्याय है, परमाणु, अणु और आयन। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। तो ये परमाणु क्या होता है, परमाणु से क्या तात्पर्य है। तो पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण जो है वो परमाणु कहे जाते हैं। तो जब पदार्थ की बात हो रही है तो यहाँ पे पदार्थ की तीनों अवस्थाएं शामिल हैं। कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। तो कई परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। और ये आयन क्या होते हैं? तो कुछ यौगिक आवेशित कणों के बने होते हैं और ये आवेश युक्त कण ही क्या कहलाते हैं? आयन कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल। तो जैसे हम एक यौगिक की बात करते हैं NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, इसे नमक कहा जाता है। इस सोडियम में क्या है? इस सोडियम में सोडियम परमाणु जो है ये क्या है? धनायन है। और ये क्लोरीन परमाणु जो क्या है? ये ऋणायन है। तो ये दोनों मिलके, धनायन और ऋणायन मिलके सोडियम क्लोराइड अणु का निर्माण करते हैं। तो ये सिर्फ आपको समझने के लिए है। जब अध्याय में आएगा आयन के बारे में तो हम वहाँ पे अच्छे से समझ लेंगे आयन की परिभाषा, आयन क्या होते हैं। तो ये अध्याय के बारे में दिया गया है। आइए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है। तो पिछले अध्यायों में हम लोगों ने पदार्थ की प्रकृति यानी पदार्थ क्या क्या है, ठोस, द्रव और गैस, उसकी प्रकृति और तत्वों के सहयोग से यौगिकों के निर्माण के संबंध में पढ़ चुके हैं। किंतु अब यह प्रश्न उठता है कि तत्व किस प्रकार संयोग करके यौगिक बनाते हैं। क्या ऐसा करने में वे निश्चित नियमों का पालन करते हैं या ऐसे ही संयोग करके एक यौगिक बना देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्राचीन भारतीय यानी पुराने भारतीयों पुराने समय में ग्रीक दार्शनिकों का विश्वास था कि हमारे चारों तरफ फैली वस्तुएं जो हैं 5 मूल्य तत्वों, कौन सी? क्षिति, अग्नि, जल एवं वायु और गगन के संयोग से बनी हैं। भारतीय दार्शनिक जो कणाद थे के मतानुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म एवं शाश्वत और अग्रोचर कणों से बने, काफ़ी छोटे कणों से बने होते, जिसे क्या कहा जाता है? परमाणु। यानी ये संस्कृत में है, परमाणु कहते हैं। संस्कृत में परम का अर्थ है अंतिम और अणु का अर्थ है कण। ये परमाणु विभिन्न अनुपात में संयोग करके पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी उनका अलग अलग अनुपात होता है। ग्रीक दार्शनिक देखिए, डेमोक्रिटस और लुसिपस, ये दार्शनिक थे के मत ऐसे ही थे। इन लोगों ने अंतिम कणों को क्या कहा? एटोमस कहा, यानी परमाणु कहा। इन लोगों ने अंतिम कणों को क्या कहा? एटोमस कहा, जिसका अर्थ ग्रीक भाषा में होता है अविभाज्य होता है। और इन लोगों का मत क्या था कि परमाणुओं को नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन आज के समय में क्या है? परमाणुओं को तोड़ा जा सकता है। तो तभी तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। तो पदार्थ के संबंध में उपयुक्त सभी दार्शनिकों के विचार लगभग एक समान थे, अर्थात पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से बने हुए हैं और कुछ निर्माणकारी बॉक्सेस से ही अनेक प्रकार की वस्तुएं बनती हैं। ये पहले ज़माने की अवधारणा है। किंतु पदार्थ संबंधी उपयुक्त विचारों की सत्यता जानने का कोई प्रायोगिक प्रमाण नहीं होने से ये बहुत समय तक मान्य नहीं हो सके। ठीक है। परंतु 18वीं शताब्दी के अंत में लववांजे, ये रसायन शास्त्री थे, एवं अन्य वैज्ञानिकों ने रासायनिक संयोग के संबंध में कई नियमों का प्रतिपादन किया। तो रासायनिक संयोग के संबंध मतलब क्या होता है? किसी तत्व के मिलने से जो यौगिक बनते हैं उस प्रक्रिया में वो कहलाता है रासायनिक संयोग। तो उसका क्या नियम है किसी तत्व से यौगिक बनने का? तो ये रासायनिक संयोग के नियम हम लोग पढ़ेंगे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। वांजे, प्राउस्ट, जॉन डाल्टन एवं अन्य वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के फलस्वरूप पदार्थ के जो पदार्थ के संगठन है, यानी पदार्थ जो अवयव से बना है, जो तत्व से बना है, वो संगठन कहलाता है। और रासायनिक अभिक्रियाओं के संबंध में कुछ नियम का प्रतिपादन हुआ। तत्वों के संयोग से यौगिकों के बनने की प्रक्रियाएं कुछ निश्चित नियमों के अनुसार होती हैं, रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। यानी कोई भी तत्व जब आपस में संयोग करते हैं तो वो ऐसे ही इस यौगिक का निर्माण नहीं करते, उनका कुछ निश्चित नियम होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो तत्व हैं तो किस अनुपात में मिलाया जाए कि वो जल का निर्माण कर सके। तो उसका भी एक नियम होता है, जिसे रासायनिक संयोग का नियम कहा जाता है। पदार्थ की अनवर्सता का नियम, यानी पदार्थ जिन तत्वों से बना है वो विनाश नहीं होगा,
क्या नियम कहता है, आइए देखिए। इस नियम का प्रतिपादन 1774 में लम्वाजे, ये जो रसायन शास्त्री हैं, उन्होंने प्रतिपादन किया इस नियम का। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, रासायनिक संयोग के नियम में जो है लम्वाजे, प्राउस्ट और जॉर्ज डाल्टन, 3 जो रसायन शास्त्री ये शामिल हुए। लेकिन पहले जो इसका पहला नियम है रासायनिक संयोग के नियम का, जो पहला नियम है पदार्थ की अनवरतता का नियम है, और इस नियम का प्रतिपादन किया वैज्ञानिक लम्वाजे ने, और तीनों ने ही अलग अलग नियम का प्रतिपादन किए। तो इस नियम का प्रतिपादन 1774 में लम्वाजे ने किया था। तो क्या था इनका नियम, तो इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उनके फलस्वरूप पदार्थ का कुल द्रव्यमान जो है वो अपरिवर्तित रहता है, वो नहीं बदलता है। यानी हम ये भार कहें तो वो नहीं बदलता है। मान लीजिए कि ए और बी के बीच अभिक्रिया होने पर सी और डी 2 प्रतिफल बनते हैं यहाँ पे। तो इनका जो द्रव्यमान होगा, भार होगा, वो अभिक्रिया यानी रिएक्ट के पहले जितना है, और प्रोडक्ट यानी जो अभिक्रिया हुई उसके फलस्वरूप जो बना, ये दोनों के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझिए, जैसे जल का निर्माण कैसे होता है, जल का निर्माण होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। मान लीजिए ये क्या है, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, ये 5 ग्राम है, हाइड्रोजन 5 ग्राम है और ऑक्सीजन भी 5 ग्राम है। तो ये जब जल बनेगा तो ये दोनों उतना ही होगा, यानी दोनों यहाँ हाइड्रोजन 5 ग्राम और ऑक्सीजन 5 ग्राम, तो इनका भार जो है, इनका द्रव्यमान जो है वो नहीं बदलेगा। तो यही कहलाता है पदार्थ की अनवरतता का नियम। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, ये पदार्थ का अनवरतता का नियम क्या होता है। तो इसलिए देखिए यहाँ पे ए और बी आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं C+D, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं पदार्थ के अनवरतता के नियम के अनुसार। इसके बाद देखिए, लम्वाजे द्वारा किए गए प्रयोगों से इस नियम का सत्यापन किया जा सकता है। तो लम्वाजे ने एक प्रयोग भी किया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यही निष्कर्ष निकलता है जो यहाँ पे प्रयोग किया। ठीक, कुछ पदार्थ को गर्म किया और गर्म करने से पहले तोला और गर्म करने के बाद उसे तोला, तो दोनों बराबर हुए, इक्वल हुआ उसका भार। तो अतः इस प्रयोग से निष्कर्ष निकलता है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ संरक्षित रहता है, वो नष्ट नहीं होता। तो कुल मिलाकर आपको यही याद रखना है। इसके बाद देखिए एक कार्यकलाप भी है इसी पर, रासायनिक संयोग के अनवरतता के नियम पर कार्यकलाप क्या है, आइए इसको हम लोग इसको देख लेते हैं कार्यकलाप को, एक्सपेरिमेंट को। 2 परख नलियों को एक कांच की नली द्वारा चित्रानुसार जोड़ देते हैं। एक परख नली में सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन और दूसरी परख नली में सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक का जलीय विलयन लेकर दोनों परख नलियों के जो ऊपर के मुंह हैं कागज से कसकर बंद कर देते हैं। आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ देखिए, पहले परख नली में क्या है, इसमें है सोडियम क्लोराइड का विलयन यानी नमक का, और दूसरे में परख नली में क्या है, AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट का विलयन। तो दोनों का लेकर दोनों परख नलियाँ आपस में क्या है, संयुक्त हैं, जुड़ी हुई हैं, और ऊपर से दोनों का मुंह कागज से बंद है, लेकिन ये एक पाइप से ये दोनों क्या है, आपस में जुड़ी हुई हैं। तो आइए इसके बाद देखते हैं आगे। तो इसके बाद देखिए, संपूर्ण उपकरण को इस प्रकार से तौलते हैं कि दोनों विलयन परस्पर मिश्रित नहीं हो, यानी जब तौलेंगे तो वो मिश्रित नहीं होना चाहिए। अब उपकरण को थोड़ा टेढ़ा करके दोनों विलयनों को परस्पर मिश्रित कर दिया जाता है। ठीक है, अब दोनों विलयनों को के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप उपकरण के अंदर दही जैसा सफ़ेद अवक्षेप बनता है। तो उपकरण को पुनः अवक्षेप बनता है। उपकरण को पुनः तौला जाता है, यानी मिश्रण के पहले तौला जाता है, ठीक है, और रिएक्ट के पहले और रिएक्ट के बाद तौला जाता है। जो दही जैसा बनता है ये रिएक्ट बताता है। इसके बाद वेट किया जाता है। इससे पहले का भार और अंतिम भार में कोई अंतर नहीं रहता है, यानी दोनों का वजन एक समान होते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि यद्यपि सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के बीच रासायनिक अभिक्रिया हुई है, लेकिन फिर भी भार में जो है वो परिवर्तन नहीं हुआ है, अपरिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से सोडियम क्लोराइड 1 ग्राम है और सिल्वर नाइट्रेट 20 ग्राम है, दोनों रिएक्ट किए लेकिन भार उतना ही हुआ उन दोनों का, ये दोनों आपस में बराबर हो गए।
तो अब इसके बाद देखते हैं रासायनिक संयोग के नियम में निश्चित अनुपात का नियम। दूसरा है निश्चित अनुपात का नियम, द लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनिट प्रोपोर्शन, यानी निश्चित अनुपात। तो निश्चित अनुपात का नियम क्या है? इस नियम का प्रतिपादन 1789 में प्राउस्ट ने किया था। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक के सभी शुद्ध नमूनों में एक ही प्रकार के तत्व भार के विचार से हमेशा एक निश्चित अनुपात में परस्पर संयुक्त रहते हैं, यानी उसमें मिले रहते हैं। तो इसका उदाहरण देखिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या है ये नियम। जब जल जो है, जल किससे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल का निर्माण होता है। तो हाइड्रोजन तत्व है और ऑक्सीजन भी तत्व है, लेकिन जल क्या है? एक यौगिक है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है, जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है, यह विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, समुद्र, कुआं आदि में पाया जाता है, से प्राप्त किया जाता है तथा इसे प्रयोगशाला में भी संश्लेषित यानी बनाया जा सकता है। हम किसी भी स्रोत से जल प्राप्त करें, सदा पाएंगे कि भार के विचार से 9 भाग में से 1 भाग हाइड्रोजन और 8 भाग ऑक्सीजन है। अतः जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यह अनुपात सदैव निश्चित रहता है। तो टोटल कितने भाग हो गए? 9 भाग हैं, जिसमें से 1 भाग हाइड्रोजन है और 8 भाग ऑक्सीजन है। तो कहने का मतलब जल को हम कहीं से लाएं, किसी भी स्रोत से लाएं, चाहे वो प्रयोगशाला में बनाएं, चाहे कहीं से लाएं धरातल से, तो उसका ये अनुपात जो है वो सेम ही होगा। ठीक है, बस जल होना चाहिए। इसके बाद देखिए दूसरा उदाहरण है, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है? कार्बन और ऑक्सीजन होता है, का एक यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड चाहे किसी भी माध्यम से प्राप्त किया जाए, हम पाएंगे कि भार के विचार से 11 भाग में क्या है? 3 भाग कार्बन होता है और 8 भाग ऑक्सीजन होता है। और यह अनुपात कार्बन डाइऑक्साइड के बनाने की विधि या उसके स्रोत पर निर्भर नहीं करता। तो ये हमेशा रहता है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हम कहीं से प्राप्त करें। तो इस प्रकार सभी रासायनिक यौगिक का जो संगठन है, ठीक है, निश्चित होता है। उपयुक्त नियम की व्याख्या करने में वैज्ञानिक सफल नहीं हुए, किंतु यह समस्या का समाधान इंग्लैंड के एक स्कूल शिक्षक जॉर्ज डाल्टन ने किया। यानी उपयुक्त नियमों, कौन सा नियमों? तो निश्चित अनुपात का नियम और पदार्थ के अनवरतता का नियम। ठीक है, इसके सही से व्याख्या करने में तो सभी जो वैज्ञानिक सफल नहीं हुए थे, लेकिन जॉर्ज डाल्टन ने इसे क्या किया? अच्छे से बताया। तो सर्वप्रथम 1801 में जॉर्ज जो डाल्टन थे, परमाणु की संरचना संबंधी एक नियम का प्रतिपादन किया, जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। इस सिद्धांत की सहायता से पदार्थ की अनवरतता के नियम तथा निश्चित अनुपात के नियम की स्पष्ट व्याख्या हो जाती है। तो ये उन्होंने इसका अच्छे से व्याख्या किया, जॉर्ज डाल्टन ने। ठीक है, दोनों नियमों का, परमाणु, अणु और आयन का। ये दूसरा भाग वीडियो है। इससे पहले वाले भाग में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? निश्चित अनुपात के नियम तक हमने पढ़ा है, यानी रासायनिक संयोग के नियम के बारे में अध्ययन कर लिया है। तो आगे बढ़ते हुए हम इस अध्याय में यानी इस पार्ट में पढ़ेंगे परमाणु सिद्धांत के बारे में, यानी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत क्या है। तो रसायन शास्त्री जॉर्ज डाल्टन ने परमाणु से संबंधित अपना सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्या है? एटॉमिक थ्योरी। परमाणु सिद्धांत की मुख्य बातें निम्नलिखित है। पहला देखिए, उनका सिद्धांत कुल है 7 है। तो पहला है, सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु यानी एटम्स कहते हैं, और ये परमाणु खंडित नहीं किए जा सकते। तो सभी पदार्थ काफ़ी सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जो परमाणु कहलाते हैं, और इसे खंडित यानी अलग नहीं किया जा सकता। ये उनका पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत देखिए, किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा परमाणुओं को न तो निर्माण ही किया जा सकता है और न ही नाश अर्थात परमाणु अनश्वर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले सिद्धांत की अगर बात की जाए तो आज के समय में क्या, ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत काफ़ी पुराना है, लेकिन आज के समय में परमाणु को खंडित किया जा सकता है। तभी तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन वो डाल्टन के परमाणु के ये दोष हो गए। तब आगे पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए, तो किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा परमाणु को ना तो निर्माण हो सकता है और ना ही
परमाणु का नाश हो सकता है। तो तीसरा सिद्धांत देखिए, किसी तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं, समान होते हैं, अर्थात किसी तत्व के सभी परमाणुओं का आकार, द्रव्यमान, रासायनिक गुण आदि क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ये एक ही तत्व के परमाणु की बात हो रही है, किसी तत्व के सभी परमाणु, भिन्न भिन्न परमाणुओं की नहीं। चौथा देखिए, भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुण वाले होते हैं, यानी तत्व अलग अलग हैं तो उनके परमाणु भी अलग अलग हो जाएंगे। जैसे ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का, तो इन तत्वों के परमाणुओं का जो आकार होगा, द्रव्यमान होगा, रासायनिक गुण होगा, तो वो मैच नहीं करेगा, वो अलग हो जाएंगे। इसके बाद देखिए पांचवा, रासायनिक संयोग में दो या अधिक तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके क्या बनाते हैं, ये यौगिक बनाते हैं, ये सही बात है। इसके बाद जैसे जल का निर्माण होता है। 6 नंबर देखिए, तो 6 और 7 के बारे में व्याख्या यहाँ पे दी गई है। तो पहले नियम पढ़ लेते हैं। रासायनिक संयोग के विभिन्न तत्वों के परमाणु सरल संख्या अनुपात यानी 1:1, 1:2, 2:3 आदि में संयोग करते हैं। ठीक है, कौन, तत्व के परमाणु। 7वां देखिए, एक ही तत्व के परमाणु एक से अधिक अनुपात में दूसरे तत्व के परमाणु के साथ एक से अधिक यौगिक बना सकते हैं। तो ये अनुपात देखिए 1:1, 1:2, और ये एक से अधिक यौगिक भी बना सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ देखिए, ये दोनों आपको समझ में आ जाएंगे। कार्बन और ऑक्सीजन परस्पर संयोग करके क्या बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। तो जहाँ कार्बन का एक परमाणु ऑक्सीजन के एक परमाणु से संयोग करता है, यानी 1:1 हो गया। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, कार्बन का एक परमाणु ऑक्सीजन के 2 परमाणु से संयोग करता है, अर्थात यहाँ पे 1:2 हो जाएगा। अतः कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात 1:1 हो गया, क्योंकि एक के साथ करता है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में अनुपात कितना, 1:2 हो गया। ठीक, तो दोनों क्लियर हो गए कि रासायनिक संयोग में विभिन्न तत्वों का परमाणु सरल सांख्यिक अनुपात इतना हो सकता है, और एक ही तत्व के परमाणु एक से अधिक अनुपात में दूसरे तत्व के परमाणु के साथ यौगिक बना सकते हैं। तो ये है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, यही है। तो ये आपको याद होने चाहिए। डाल्टन परमाणु सिद्धांत के गुण पढ़ेंगे और इसके बाद इस परमाणु सिद्धांत के दोष भी पढ़ेंगे। तो पहले देखिए गुणों को। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के गुण। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत अनेक प्रकार से उपयोगी सिद्ध हुआ है। पहला गुण देखिए, इस सिद्धांत की सहायता से रासायनिक संयोग के नियम की व्याख्या की जा सकती है। कौन से रासायनिक संयोग के नियम हैं? तो लवाजे ने पदार्थ की अनवरतता का नियम दिया, और दूसरा जो है निश्चित अनुपात का नियम, जिसने प्राउस्ट ने दिया है। तो उन दोनों की व्याख्या किससे की जा सकती है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से। दूसरा देखिए, सर्वप्रथम डाल्टन ने ही तत्व के अंतिम कणों यानी परमाणु और यौगिक के अंतिम कण यौगिक परमाणु में विभेद किया, और ये बताया कि क्या बताया, यानी किसी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण ही कहलाता है परमाणु, और यौगिक का अंतिम कण ही कहलाता है यौगिक परमाणु। इन दोनों में अंतर भी बताया। यौगिक का अंतिम कण आगे चलकर क्या कहलाए? अणु कहलाए। तो ये दूसरे वैज्ञानिक ने इसका खोज किया। इसके बाद देखिए तीसरा जो गुण है, इस सिद्धांत की सहायता से रसायन शास्त्र को विकसित करने में काफ़ी सहूलियत हुई। और सिद्धांत को रसायन जो शास्त्र है और विकसित हुआ और विकास हुआ, इससे सहायता मिली। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के दोष क्या हैं। तो 4 दोष यहाँ पे दिया गया है, तो ये सारे आपको ध्यान भी रखने हैं, सबको याद करना है। पहला देखिए दोस्त, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु को खंडित नहीं किया जा सकता, यानी बांटा नहीं जा सकता, ये अविभाज्य होते हैं। लेकिन क्या है, अब ये प्रमाणित हो चुका है कि परमाणु को भी छोटे छोटे कणों में विभाजित किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ा जा सकता है। दूसरा देखिए, परमाणु सिद्धांत के अनुसार एक ही तत्व के सभी परमाणु समान द्रव्यमान वाले होते हैं, ये बताया है डाल्टन ने। सही नहीं है, लेकिन आज के समय में क्या है, तत्व का परमाणु जो भार है, तत्व का परमाणु विभिन्न द्रव्यमान वाले हो सकते हैं, लेकिन तो उसे क्या कहा जाता है? उसे समस्थानिक कहा जाता है। और तीसरा देखिए, परमाणु सिद्धांत की यह मान्यता है कि
विभिन्न तत्वों के परमाणु विभिन्न द्रव्यमान वाले होते हैं, लेकिन हमेशा ये सही नहीं है। विभिन्न तत्वों के परमाणु समान द्रव्यमान वाले भी हो सकते हैं, जिसे समभारी कहा जाता है। तो ये आज के समय की बात है। तो ये 2 हो गए। चौथा देखिए, चारकोल, ग्रेफाइट और हीरा, ये तीनों कार्बन परमाणुओं से बने हैं, किंतु इनके गुणों में स्पष्ट अंतर होता है, लेकिन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत समझाने में असफल रहा। तो चारकोल, ग्रेफाइट और हीरा ये कार्बन के ही प्रूफ है, ठीक है। लेकिन क्या है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत इनमें विभेद करने से चूक जाता है, वो विभेद नहीं कर पाता है। तो ये हो गए डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के दोष। तो इसके बाद आगे बढ़ते हुए देखिए, यहाँ पे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के आधार पर रासायनिक संयोग के नियम ये व्याख्या हो जाती है। पहला, पदार्थ की अनावश्यकता का नियम। दूसरा, निश्चित अनुपात का नियम। तो हमने जो पढ़ा है पदार्थ की अनावश्यकता का नियम, कि कोई भी तत्व जब यौगिक बनते हैं तो उनमें जो तत्व समाहित होते हैं, जो पदार्थ उनमें जो उसका द्रव्यमान होता है, रिएक्ट और प्रोडक्ट के बाद वो ख़त्म नहीं होते, वे बराबर होते हैं। तो ये हमने पढ़ा है। ये इसका जो एक्सप्लेनेशन है किसने किया? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से ही ये समझने में सहायता मिली। दूसरा देखिए, निश्चित अनुपात का नियम। तो निश्चित अनुपात का नियम, किसी भी यौगिक को कहीं से भी उठाया जाए उसका अनुपात एकदम निश्चित होता है। जैसे जल को हम कहीं से किसी भी स्रोत से ले लें तो ऑक्सीजन का 8 भाग और हाइड्रोजन का 1 भाग, 1:8 हमेशा वो होगा। तो वो निश्चित अनुपात का नियम जो कहलाता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से क्या हुआ, इनको समझने में आसानी हुई। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे परमाणु क्या है, यानी परिभाषा इसकी। तो परमाणु की परिभाषा अगर सिंपल ढंग से देखी जाए तो ये रहा, किसी तत्व का अंतिम सूक्ष्मतम कण, सबसे छोटा कण जो नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकता है, वो परमाणु कहलाता है। ये हो गई परिभाषा। यहाँ पे देखिए परमाणु की विशेषताएं, 2 विशेषताएं हैं। पहला विशेषता क्या है, किसी तत्व के सभी परमाणु सदृश होते हैं, समान होते हैं, किंतु वे अन्य तत्वों के परमाणु से भिन्न होते हैं। ये बात सही है। पहला उदाहरण से देखिए आप, उदाहरण के लिए सोडियम। सोडियम क्या है? एक तत्व है या धातु इसे कह सकते हैं आप। तो सोडियम धातु जो तत्व है, सभी परमाणु जो है वो सोडियम के परमाणु जैसे ही होंगे, यानी सदृश होंगे, परंतु वे क्लोरीन के परमाणु से भिन्न होंगे। ये काफ़ी आसान है इसे समझना, ठीक है। सोडियम का परमाणु सिर्फ सोडियम जैसा ही होगा, अन्य किसी तत्व के परमाणु से डिफरेंट होगा। दूसरा, तत्व का प्रत्येक परमाणु तत्व के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए सोडियम का प्रत्येक परमाणु सोडियम का ही गुण प्रदर्शित करता है, ना कि क्लोरीन का और ऑक्सीजन का। तो ये भी आसान है इसे समझना। अब इसके बाद देखिए अगला बिंदु है परमाणु का आकार। तो परमाणु का क्या साइज होता है यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए परमाणु अत्यंत सूक्ष्म एक गोलीय कण है, इसके साधारण माइक्रोस्कोप से देखना संभव नहीं है। तो यहाँ पे देखिए परमाणु का व्यास लगभग कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर होता है। वह इतना छोटा है कि हजारों परमाणुओं के समूहों को भी नहीं देखा जा सकता है। तो यहाँ पे निम्नलिखित उदाहरण से आपको एक की सूक्ष्मता को समझने में आसानी होगी। पहला देखिए यहाँ पे जो उदाहरण दिया गया है, 1 चम्मच नमक लेकर विश्व के सारे लोगों को एक साथ बिना विश्राम किए अगर उसे काउंट करने के लिए, गिनने के लिए लगा दिया जाए तो यह काम करने में लगभग 40 लाख वर्ष लग जाएंगे। तो ये देखिए कितना ये ज़्यादा सबसे छोटे होते हैं। ये अनुमान लगाया जा सकता है 40 लाख वर्ष 1 चम्मच नमक को गिनने में लग सकते हैं अगर विश्व के सारे व्यक्ति को बिना विश्राम किए लगा देने पर। तो इससे हम समझते हैं कि परमाणु काफ़ी छोटा होता है। लेकिन आजकल जो एक्सक्रेनिंग इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जो टेक्नोलॉजी है, इससे हम परमाणुओं को आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद देखिए परमाणुओं और तत्वों के संकेत। तो यहाँ पे देखिए पहले समय में जब लोग थे वो धातुओं और तत्वों को एक विशेष संकेत के रूप में व्यक्त करते थे, लेकिन बाद में चार्ल्स डाल्टन ने उन तत्वों का निरूपण चित्रों के सहायता से किया। तो कौन से हैं यहाँ पे हम देखेंगे 3.2 में चित्र, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्राचीन क्रीमियागर जो थे, पहले समय के जो वैज्ञानिक थे, जल और अग्नि को तत्व मानते थे। तो ये एक थे वैज्ञानिक, सर्वप्रथम बर्जिलियस ने तत्व का निरूपण आधुनिक तरीके से किया, किंतु यह प्रणाली को स्वीकृत होने में 100 वर्ष लग गए। इसके बाद देखिए यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे
रसायन शास्त्र में संकेत की परिभाषा निम्नलिखित प्रकार से दी जा सकती है। संकेत किसी तत्व के पूर्ण नाम का एक संक्षिप्त रूप है। कोई भी फूल नाम है तो उसका संक्षिप्त रूप उसका संकेत है। तो संकेत को निरूपण करने के नियम पहले देखिए। तो पहला नियम क्या है? तत्वों के संकेत कुछ विशेष नियमों के अनुसार दिए जाते हैं। पहला देखिए, तत्व के अंग्रेजी नामों का प्रथम अक्षर संकेत के लिए लिखा जाता है। तो यहाँ दे हाइड्रोजन के लिए कैपिटल H, बोरान के लिए B, ऑक्सीजन के लिए O, नाइट्रोजन के लिए N। तो इसी तरीके से ये सारे इनके नाम का जो पहला अक्षर है यहाँ देखिए ये लिए जाते हैं संकेत से। दूसरा है देखिए यहाँ पे, जब दो या अधिक तत्वों के नाम का प्रथम अक्षर एक ही हो तो ऐसी स्थिति में तत्व के नाम का प्रथम अक्षर और उसके बाद का कोई अन्य प्रधान अक्षर को एक साथ मिलाकर तत्व का संकेत दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप समझिए, जैसे यहाँ पे बोरान क्या है, इसका प्रथम अक्षर इस नियम से देखें तो बोरान का जो पहला जो कैपिटल लेटर B से है और यहाँ पे बेरियम का भी B से है। तो हम B लिखेंगे तो कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाएगा कि बेरियम है कि बोरान है कि बिस्थम है। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए अगर मैच कर रहा है तो हम क्या करेंगे, किसी एक को अलग कर देंगे, यानी बोरान को सिर्फ B से और बाकी अलग को अलग अलग कर देंगे। जैसे बेरियम के लिए इसका अगला अक्षर ले लेंगे Ba, तो बेरियम हो जाएगा। बिस्थम के लिए क्या लेंगे Bi, तो ये बिस्थम हो जाएगा और बोरान के लिए सिर्फ B हो जाएगा। तो इसके बाद देखिए तीसरा, कुछ तत्वों के संकेत उनके लैटिन नाम में लिए गए हैं। तो सारणी यहाँ है, सोडियम का लिखा जाता है उच्चारण में S से, लेकिन इसका लैटिन नाम क्या है Na, ठीक है, यानी नात्रियम, तो इसे Na संकेत हो गया। पोटेशियम का ये हो गया। ये सारे संकेत हैं कौन से, लैटिन नाम के, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ तत्वों के संकेत जो पुराने जो खोजकर्ता थे, वैज्ञानिक थे प्राचीन समय के, तो कुछ तत्वों के संकेत इस तरीके से दिया करते थे, लेकिन डाल्टन ने उनका संकेत इस प्रकार दिया। तो यहाँ पे देखिए सामान्य तत्वों के संकेत और का सारांश दिया। यहाँ पे तत्व है और यहाँ पे संकेत है, यहाँ पे तत्व है और ये संकेत है। हाइड्रोजन का H से, हेलियम का He, लिथियम का Li, और इसी प्रकार देखिए यहाँ पे ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आपको याद रखना है। तो ये जो तत्व के संकेत दिए गए हैं, क्लोरीन का देखिए Cl, तो इसका क्या मतलब होता है यहाँ पे बताया गया है। तत्व के संकेत से निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती है। पहला, यह किसी विशेष तत्व का निरूपण करते हैं, यानी Cl हम लिखें तो ये किस तत्व का निरूपण करते हैं, ये क्लोरीन का करते हैं। Fe मतलब लोहे का करते हैं। यह तत्व के एक परमाणु को व्यक्त करता है, यह तत्व के एक परमाणु को ये व्यक्त करने में ये काम आते हैं संकेत। यह तत्व के एक परमाणु द्रव्यमान का प्रतिनिधित्व करता है। अतः संकेत H का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे समझिए H का अर्थ है हाइड्रोजन, यह तत्व है, हाइड्रोजन का एक परमाणु है। हाइड्रोजन का 1 ग्राम परमाणु अर्थात 1.008 ग्राम हाइड्रोजन है, यानी उस तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान। तो ये 3 सूचनाएं प्राप्त होती है बस एक संकेत के माध्यम से। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अणु की अवधारणा, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल। जॉन डाल्टन के अनुसार यौगिक का सूक्ष्मतम कण यौगिक परमाणु कहलाता है, किंतु इटली के वैज्ञानिक एवोगाड्रो ने यौगिक के सूक्ष्मतम कण का नाम क्या दिया, अणु रखा। अणु की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, डाल्टन ने यौगिक के सबसे छोटे कण को क्या कहा, यौगिक परमाणु कहा, लेकिन इटली के वैज्ञानिक कौन थे, एवोगाड्रो। उन्होंने यौगिक के सबसे छोटे कण को नाम क्या दिया, अणु रखा, और इस अणु में कई परमाणु उपस्थित होते हैं। तो अणु की परिभाषा यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे समझिए, पदार्थ जिसमें तत्व या यौगिक शामिल होते हैं का सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है। यह 2 या अधिक परमाणुओं के संयोग से बनता है। इसके बाद यहाँ देखिए, अणु में उपस्थित परमाणु एक प्रकार के मजबूत आकर्षण बल द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं और यह बल कहलाता है रासायनिक बंधन। तो आइए इसको समझते हैं। तो यहाँ पे परिभाषा क्या है, पदार्थ का सूक्ष्मतम यानी तत्व या यौगिक उसमें शामिल हो सकते हैं का कण जो मुक्त अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है, और इस अणु में कई परमाणु रह सकते हैं।
तो ये जो अणु में जो परमाणु रहते हैं ये मजबूत आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं और ये बल कहलाता है रासायनिक बंधन। तो जैसे यहाँ पे देखिए एक तत्व कौन सा है, ये है हाइड्रोजन H2। तो हाइड्रोजन को हम जब कहेंगे तो इसे हम अणु कहेंगे, हाइड्रोजन अणु। तो एक हाइड्रोजन अणु में कितने परमाणु हो गए, यहाँ पे 2 परमाणु होते हैं, ये आपको याद भी रखना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं H और H, यानी 2 बार। एक हाइड्रोजन अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं और ये मजबूत आकर्षण बल से एक दूसरे से बंधे होते हैं, जिसे रासायनिक बंधन कहा जाता है, और ये सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये तत्व हो गया। अब यौगिक देखते हैं, NaCl, ये क्या हो गया, ये सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक हो गया। तो यहाँ पे सोडियम में कितने हैं, सोडियम अणु में कितने परमाणु हैं, तो 1 है, और यहाँ पे क्लोरीन में भी 1 है, 1 और 1 2। ठीक है, तो इसमें 2 परमाणु उपस्थित हैं सोडियम क्लोराइड के अणु में। तो हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, एक सोडियम क्लोराइड के यानी एक सोडियम क्लोराइड के एक अणु में यानी NaCl में सोडियम का 1 और क्लोरीन का 1 एक परमाणु उपस्थित होते हैं, और ये पूरा क्या है, ये पूरा एक अणु है। और इसी तरीके से ये तो यौगिक हो गया। अब तत्व देखते हैं, देखिए यहाँ पे O2 क्या है, ऑक्सीजन एक तत्व है। तो ऑक्सीजन अणु में कितने परमाणु, 2 परमाणु, यहाँ पे 2 है। ठीक है, ये तो हमेशा होता ही है, ये आपको ध्यान भी रखना है। H2O2 N2 ऐसे लिखा जाता है। तो इस एक अणु में जो परमाणु एक दूसरे से जो आकर्षण बल से जुड़े होते हैं वो बंधन रासायनिक बंधन कहलाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए अणु की क्या विशेषताएं होती हैं। किसी विशेष पदार्थ के सभी अणु क्या होते हैं, समान होते हैं। अगर हम हाइड्रोजन अणु के परमाणुओं की बात करें तो आपस में क्या हो जाएंगे, वो समान होंगे, उसके सदृश होंगे। उदाहरण के लिए जल के सभी अणु क्या होंगे, समान होंगे। तो जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। हाइड्रोजन के अणु में कितने परमाणु, 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन में कितना है, 1 है। तो कितने हो गए टोटल, 3 अणु हो गए इस जल के। तो जल के सभी अणु क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। ये परमाणु है, अणु की संख्या कितनी है, अणुओं की संख्या है यहाँ पे संख्या है 1। जल के एक अणु में इसके 3 परमाणु होते हैं। तो जल के सभी अणु क्या हो जाएंगे, ये समान हो जाएंगे जो इनमें परमाणु शामिल हैं। इसके बाद देखिए विभिन्न पदार्थों के अणु क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए जल के अणुओं के गुण कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के गुण से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। तीसरा, किसी पदार्थ के अणुओं के गुण उस पदार्थ के गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो पदार्थ का अणु होगा तो उसी पदार्थ के गुणों का वो प्रतिनिधि करेंगे। जैसे जल के गुण वस्तुतः जल के अणु के गुण से ही बनते हैं, वो अलग नहीं होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये टोटल एक जल का अणु है। इसके बाद हम देखेंगे तात्विक अणु। तो तात्विक अणु में देखिए किसी तत्व के सभी अणु सदृश परमाणु के बने होते हैं। अभी हमने देखा उदाहरण के लिए, तो यहाँ पे देखिए किसी तत्व के सभी अणु जो होते हैं सदृश परमाणुओं के बने होते हैं, ये हम जानते हैं। हाइड्रोजन के एक अणु में हाइड्रोजन कितने परमाणु होते हैं, 2 होते हैं। अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हो गया H2, तो 2 परमाणु इसे H2 द्वारा व्यक्त किया जाता है। उसी प्रकार क्लोरीन के एक अणु में क्लोरीन के 2 परमाणु होते हैं, इसे Cl2 द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये याद रखने योग्य बातें हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से अन्य तत्व भी हैं जिनके अणु एक रूप में ही अस्तित्व रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो मुक्त परमाणु के रूप में पाए जाते हैं। जैसे देखिए उत्कृष्ट गैस हीलियम, तो हीलियम अणु में कितने परमाणु, 1 होगा। नियान का भी 1 होगा। आर्गन, क्रिप्टन, ठीक, जेनन, रेडान। कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिनके अणु की संरचना सरल ना होकर जटिल होती है। उदाहरण के लिए हीरा और ग्रेफाइट में कार्बन में अनेक परमाणु अनिश्चित संख्या में परस्पर जुड़े होते हैं और इनकी रचना क्या होती है, जटिल होती है। यहाँ पे देखिए एक नए प्रकार का कार्बन का आविष्कार हुआ है जिसका नाम है बकमिस्टर फ्लोरीन। तो ये इसकी आकृति है, गेंद की आकृति है, एक नए प्रकार का कार्बन है। ठीक है, और इसका सूत्र आपको ये याद रखना है C60। इसके बाद देखेंगे यौगिक के अणु।
तो इसके बाद हम लोग देखेंगे यौगिक के अणु। किसी यौगिक के अणु में विभिन्न तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणु रहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जल एक क्या है, जल क्या है, जल एक यौगिक है और ये इसे कहा जाता है जल यौगिक। तो इस जल यौगिक में कितने अणु होते हैं इन तत्वों के? तो यहाँ देखिए H2O एक अणु है, जल का अणु है। तो इस जल के अणु में एक यौगिक भी है। इसमें कितने परमाणु हैं? हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। तो इसकी परमाणु की संख्या हो गई 3, यानी जल के एक अणु में परमाणुओं की संख्या 3 हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, इसके अणु को H2O द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखिए, चीनी के एक अणु में कार्बन के कितने 12, हाइड्रोजन के 22 और ऑक्सीजन का O यानी 11 परमाणु होते हैं। अतः देखिए यहाँ पे ये चीनी का ये हो गया, ये सूत्र हो गया। तो ये होता है चीनी का अणु, इसे चीनी का अणु कहा जाता है टोटल को। इसमें कार्बन के 12, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन के 22 और ऑक्सीजन का 11। तो यहाँ पे चीनी के एक अणु में कितने परमाणु? 45 परमाणु हो जाते हैं, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है? इसे परमाणुकता भी कहा जाता है, जो आगे हम लोग अगला बिंदु में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी ध्यान से समझिए, परमाणुकता किसी पदार्थ में तत्व या यौगिक दोनों भी शामिल हो सकते हैं कि एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, उसे कहा जाता है परमाणुकता कहलाती है। यहाँ पे देखिए, ये हाइड्रोजन का अणु है। हाइड्रोजन के एक अणु में परमाणुओं की संख्या 2 H2। जल का एक अणु में परमाणुओं की संख्या अभी हमने निकाला 2 और 1 3। अमोनिया का NH3 1 और यहाँ पे 3 1 4। मीथेन का CH4 4 और 1 5। और इसी तरीके से अन्य भी निकल सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा बताइए? CO2 2 और 1 3, ये 3 हो जाएगा। तो आइए इसके बाद देखते हैं विभिन्न प्रकार के अणु। तो ये तो अणु हो गए, तो इनके प्रकार कौन कौन से हैं यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए विभिन्न प्रकार के अणु। तो परमाणुकता के आधार पे अणु निम्नांकित कई तरीके के होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के अणु, ये सारे अणु ही हैं, तो इनके कई प्रकार हैं। तो इनके कौन कौन से ये प्रकार है? हाइड्रोजन कौन सा प्रकार है, जल कौन सा प्रकार है, इसी तरीके से हाइड्रोजन, हीलियम। तो इनके प्रकार भी अलग अलग, ये सारे अणु ही हैं। तो यहाँ पे देखिए, परमाणुकता के आधार पे यानी परमाणु संख्या के आधार पे अणु निम्नांकित कई तरीके के होते हैं। एक परमाणुकता के आधार पे यानी उनके अणु में एक ही परमाणु हो तो वो एक परमाणुकता अणु कहलाते हैं। जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया। तो हीलियम का जब हम सूत्र लिखते हैं क्या होता है? He होता है। तो हीलियम अणु में परमाणुओं की संख्या होती है 1, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ देखिए, नियॉन है, आर्गन है, उत्कृष्ट गैसें कही जाती हैं, परमाणु में के रूप में पाई जाती है। अतः ये एक परमाणुकता होती है इनमें। इसके बाद देखिए द्विपरमाणुक अणु। तो 2 परमाणुओं से बने अणु द्विपरमाणुक अणु कहलाते हैं। हमने देखा है अभी हाइड्रोजन का H2, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, सोडियम क्लोराइड का। यहाँ पे 1 है सोडियम का, क्लोरीन का 1 है, तो ये मिलके हो गए 2। तो ये एक यौगिक है और ये तत्व है। तो इसके बाद देखिए त्रिपरमाणुक अणु, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। 3 परमाणुओं से बने अणु त्रिपरमाणुक अणु कहलाते हैं। जैसे देखिए हमने देखा है, ये हमने कौन सा देखा है? जल का जो यौगिक है, इसमें 3 परमाणु होते हैं जल के अणु में। ये ओजोन है तो इसका 3 ही है। ओजोन अणु में 3 परमाणु, जल यौगिक है तो जल यौगिक में 3, 2 और 1 3। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 2, तो ये 3 हो जाते हैं। नाइट्रोजन डाइसल्फाइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO3 2 और 1 3। हाइड्रोजन सल्फाइड 2 और 1 3। तो ये समझ में आ गया। इसके बाद देखिए चतुर्थ परमाणुक अणु। तो जो एक अणु हो गया पूरा, उसमें 3 परमाणु होंगे। 4 परमाणु से बने अणु कहलाते हैं चतुर्थ परमाणुक अणु कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए NH4 अमोनिया कहा जाता है। हाइड्रोजन का 3, नाइट्रोजन का 1, कुल मिला के 4 हो गए। सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3 3 और 1 4। फास्फोरस P4 ये पहले से है 4 आदि अणु। तो समझ में आ गया। और ये बहुपरमाणुक अणु, तो 4 से ज़्यादा हो तो वो कहलाते हैं बहुपरमाणुक अणु। देखिए यहाँ पे कितना है, ये नाइट्रिक एसिड है 3 4 और 1 5। 4 से ज़्यादा है तो 5 है, तो ये हो गया बहुपरमाणुक अणु। तो नाइट्रिक आप इससे आपको इस तरीके से कहना है, नाइट्रिक अम्ल अणु में कितने परमाणु? तो 5 परमाणु। सल्फ्यूरिक अम्ल देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल के अणु में कितने परमाणु?
2 3 और ये 4, 4 और 3 7 हो गए, ठीक है। और इसी तरीके से एथेनॉल का भी हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे परमाणु और अणु में क्या अंतर है, वो हम लोग यहाँ पे हम समझते हैं। आइए, तो पहला गुण देखिए, हम गुणों के आधार पे 6 गुण दिया गया है। आकृति, पहला अस्तित्व, आकृति, सक्रियता, बंधन और विभाजन। इन गुणों के आधार पे अणु और परमाणु में अंतर स्पष्ट करना है। पहला देखिए अस्तित्व, यानी उसका क्या अस्तित्व है, उसकी बनावट है, अस्तित्व है। यह तत्व यह तत्व का सूक्ष्मतम कण है जो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, ये कहा जाता है परमाणु। ये पदार्थ यानी तत्व या यौगिक दोनों शामिल हो जाएंगे, का सूक्ष्मतम कण है जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ठीक। अब इसके बाद देखिए दूसरा, आकृति, इसकी गोलीय होती है। इसकी आकृति एक रैखिक, कोणीय या त्रिकोणमितीय आदि हो सकती है, इसका कोई फिक्स नहीं है कि गोलीय होगा। सक्रियता यानी रिएक्ट के तौर पे उत्कृष्ट गैसों के परमाणुओं को छोड़कर अन्य तत्वों के परमाणु अत्यंत क्रियाशील होते हैं। यानी कुछ गैसें होती हैं उत्कृष्ट गैसें, उनको छोड़कर, ठीक है, अन्य तत्वों के परमाणु क्रियाशील होते हैं, ये कम क्रियाशील होते हैं सीधे तौर पे। बंधन देखिए, बंधन की प्रकृति क्या है। परमाणु में कोई बंधन नहीं होता, अणुओं में परमाणुओं के रासायनिक बंधन से जुड़े होते हैं। तो हमने देखा है, क्या देखा है, हमने ये देखा है कि अणुओं के परमाणु रासायनिक बंधन से जुड़े होते हैं। तो जैसे ये देखिए हाइड्रोजन अणु है, तो इसका परमाणु कौन सा हो गया, H, सिंगल बॉन्ड H। तो ये बंधन से जुड़े होते हैं जो रासायनिक बंधन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद विभाजन, परमाणु का विभाजन नहीं हो सकता है और अणु का विभाजन परमाणुओं में से हो सकता है, ये विभाजन के तौर पे इसकी परिभाषा हो जाती है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक अपवाद भी है कि अब यह प्रमाणित हो चुका है कि परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के तौर पे। लेकिन आपको यही लिखना है, सामान्यतः इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। अणु का विभाजन परमाणु में से हो सकता है काफ़ी आसानी से। आइए इसके बाद हम लोग समझते हैं परमाणुओं और अणुओं के प्रारूप, मॉडल्स ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो ऊपर में क्या है, ऊपर में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का ये सैंपल दिया गया है और नीचे तत्वों के अणु दिया गया है और यहाँ पे यौगिक के अणु दिया गया है। ये सैंपल आपको ध्यान से देखना है, ये सारे इस साइज के ये सारे परमाणु हैं। जब हम तत्व के अणु की बात करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन तत्व में यानी H2 में कितने अणु होते हैं, उसकी परमाणुकता कितनी होती है, तो 2 होती है। हाइड्रोजन अणु में परमाणुओं की संख्या 2 देना है, इसी रंग का और इसी साइज का अलग अलग दिया गया है विभिन्न तत्वों के परमाणु। इसके बाद देखिए नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का N2 यानी नाइट्रोजन अणु में 2 परमाणु होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए ऑक्सीजन अणु यानी O2 में, ऑक्सीजन अणु में कितने परमाणु, तो इस जैसा यहाँ पे 2 परमाणु होते हैं। ये तत्वों के अणु समाप्त हो गए। इसके बाद यौगिक अणु देखिए, जल का क्या होता है H2O। तो जल में H2O में कितने होते हैं परमाणु, 3 परमाणु होते हैं, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 1। तो हाइड्रोजन के 2 देखिए, ये वाला कितना 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन का 1 ये हो जाएगा। तो जल यौगिक के अणु में 3 परमाणु। और इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन के 1 और ऑक्सीजन के 2 हो गया। इस तरीके से ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये समग्र अणुओं के प्रारूप। इसके बाद हम लोग देखेंगे आयन के बारे में, ये आयन क्या कहलाते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। आवेश युक्त ये कण क्या कहलाते हैं, आयन कहलाते हैं। और जिनमें कौन से आवेश होते हैं, जिनमें आवेश होता है धन आयन, यानी जिन कणों पर धन आवेश होता है उसे धन आयन कहा जाता है और जिन कणों पर ऋण आवेश होता है उसे ऋणायन कहा जाता है। और एक बात यहाँ पर भी आपको ध्यान देनी है, धातु और अधातु के संयोग से बना यौगिक आवेशित कणों का बना होता है। और जिसमें धातु पे क्या होते हैं, धातु परमाणु पर धन आवेश होता है और अधातु परमाणु पर ऋण आवेश होता है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। सोडियम क्लोराइड को हम लेते हैं, ठीक है। सोडियम क्लोराइड यौगिक अणु में यहाँ पे देखिए कौन सा धातु है, सोडियम परमाणु ये धातु है तो इस पर धन आयन हो जाएगा। और क्लोरीन क्या है, अधातु है तो इस पर क्या हो जाएगा, ऋण आयन हो जाएगा। तरीके से भी समझना है। देखिए
यहाँ पे कौन सा धातु है, यहाँ कौन सा यौगिक लेते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl। तो सोडियम क्लोराइड का परमाणु क्रमांक कितना होता है, सोडियम क्लोराइड का परमाणु क्रमांक, यहाँ पे देखिए इस सोडियम क्लोराइड में सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो ये होता है 11। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले कक्षा में कितना होता है इलेक्ट्रॉन 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका हम लिखेंगे पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने लिखे 8 लिखें, 8 और 2 10, और तीसरे में कितने आ सकते हैं, तीसरे में 18 आ सकते हैं, लेकिन इसके पास कितना बचा, 1 बचा, 1। ठीक है, और इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे क्लोरीन का। क्लोरीन का कितना होता है, तो क्लोरीन का होता है 17। पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए तो इसके बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसके बाहरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कौन सा कक्षा, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। तो किसी भी परमाणु का, ये तत्व का ये गुण होता है कि अगर उसका अष्टक पूरा ना हो, 18 आ सकते हैं लेकिन 18 ना हो तो कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए, ये नियम है। ठीक है, आखिरी सेल में अगर सेल पूरा भरा ना हो तो कम से कम 8 तो होना ही चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे इसको कितना चाहिए, 7 चाहिए। तो 7 चाहिए, लेकिन 7 लेने के लिए किसी से ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। तो ये क्या करेगा, सोडियम ये अपना एक किसी को दे देगा। तो इसके पास बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी ये इसका अष्टक पूरा हो गया। ठीक है, तो लेन देन करके या साझेदारी करके किसी भी तरीके से अष्टक पूरा करते हैं। देखिए ये क्लोरीन है, तो इसे कितना चाहिए, इसे 1 चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए, और इसे 1 ज़्यादा है। तो 1 जब इसको देगा तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, तो उस पर कौन सा आवेश आ जाता है, सोडियम पे आ जाएगा प्लस का धन आवेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो धन आवेश, और इसको 1 चाहिए, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो उस पर आ जाता है ऋण आवेश। तो समझ में आ गया इस तरीके से ये कार्य करता है। तो ये धनायन और ये ऋणायन, और ये कहे जाएंगे आयन। ठीक है, तो इसी आवेश युक्त कण को हम आयन कहते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको। इसके बाद देखते हैं हम लोग संयोजकता, वैलेंसी क्या होती है, आइए इसको समझते हैं अच्छे से। हाथ वैलेंसी क्या होती है, तो वैलेंसी की परिभाषा कई तरीके से दी जाती है। तो यहाँ पे हम 3 तरीके से देंगे। पहला जो देखिए वैलेंसी की परिभाषा है, ये सामान्य परिभाषा है। किसी तत्व के परमाणु में दूसरे तत्व के परमाणु के साथ संयोग करने की प्रवृत्ति होती है, तो किसी तत्व के परमाणु की इसी प्रवृत्ति को तत्व की संयोजकता कहा जाता है। एक तत्व है और उसका परमाणु दूसरे किसी तत्व के से क्या करता है, संयोग करने की प्रवृत्ति रखता है, तो यह प्रवृत्ति कहलाती है संयोजकता। या आप इसे इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं, किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। ठीक है, तो संयोजकता निकालने की जो तरीके हैं वो 2 तरीके से निकाले जाते हैं, एक सामान्य तरीके से, और एक तत्व है जो किसी यौगिक के साथ जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन या क्लोरीन के सापेक्ष उसकी संयोजकता निकाली जाती है। तो पहले हम लोग सामान्य तरीके से संयोजकता कैसे निकाली जाती है वो हम लोग समझेंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। जैसे हम एक तत्व लेते हैं सोडियम, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में कितना आएगा, 1 आएगा, तभी तो 11 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ बात ध्यान देना है। अगर किसी तत्व के बाहरी कोश में, ये बाहरी कोश है, में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 और 4 आ जाए तो वही इसकी संयोजकता हो जाएगी। अगर इससे ज़्यादा आ जाए, 5 आ जाए, 6 7 8 आ जाए, तो हम उसको 8 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि अष्टक पूरा करने में उतने की कमी हो जाती है। ठीक है, क्या कर देंगे, 8 में से इसे हम 5 को माइनस कर दिए, 8 में से फिर 6 को माइनस कर दिए, यानी उसे अष्टक पूरा करने में कितनी कमी होती है, इसको 3 की कमी होगी, इसको 2 की कमी होगी, इसलिए ये माइनस कर दिया जाता है, और 4 तक डायरेक्ट इसकी संयोजकता ही हो जाती है।
तो यहाँ देखिए सोडियम का पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8 और अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम की संयोजकता कितनी हो गई? 1 हो गई, बैलेंसी 1 हो गई। इसके बाद अन्य देखते हैं, कार्बन का देखते हैं। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले कक्षा में 2, दूसरे में कितना आ जाएगा? दूसरे में 8 आ जाएगा, लेकिन इसके पास तो 6 ही है, तो हम 4 लिखेंगे। तो बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 तक है, तो इसकी संयोजकता ही 4 हो जाएगी। ठीक है, तो यही कहलाती है तो किसी भी तत्व के परमाणु की बाहरी कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही संयोजकता कहलाती है। इसके बाद थोड़ा ये देख लेते हैं, 4 से ज़्यादा। तो जैसे देखिए फास्फोरस का कितना होता है? 15, पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8 2 10 और 5 15। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? इसकी हो जाएगी 8 में से 5, यानी अष्टक पूरा करने में कितनी कमी है? तो 3 की कमी हो जाएगी। 3 की कमी है तभी तो वो 5 और 3 8 होता है, यानी 8 में से 5 घटा देंगे तो 3 बचेगा, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 3। इसके बाद देखिए कैल्शियम का कितना होता है? 17, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। तो अष्टक पूरा करने में कितनी कमी है? 1 की कमी है, इसकी संयोजकता हो जाएगी 1। तो ये आपको समझ में आ गया सामान्य तरीके से संयोजकता कैसे निकाली जाती है किसी तत्व की। इसके बाद देखिए संयोजकता का यह तीसरा परिभाषा, यानी इस तरीके से किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन और क्लोरीन के सापेक्ष निकाली जाती है। तो ये पहले आपको ये समझना है, ये आपको लिख लीजिए, ये आप पहले लिखिए। किसी तत्व की संयोजकता उसकी अन्य तत्व की संयोग करने की क्षमता है, और वह हाइड्रोजन या क्लोरीन परमाणुओं की उसी संख्या पर निर्धारित होती है कि उस यौगिक में हाइड्रोजन कितना जुड़ा हुआ है या क्लोरीन कितना जुड़ा हुआ है, तो वो उसकी संयोजकता हो जाती है उस तत्व की। ठीक है, जो उस तत्व के एक परमाणु के साथ संयोग करती है तथा उसके द्वारा यौगिक से विस्थापित कर देती है, या संयोजकता किसी यौगिक से हाइड्रोजन जितना विस्थापित होता है तो वो भी उसकी संयोजकता हो जाती है। तो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसको देखिए, अभी हमने ये जो परिभाषा देखा, इसको सरल भाषा में इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तत्व की संयोजकता जो है हाइड्रोजन या यहाँ पे क्लोरीन के सापेक्ष निर्धारित होती है। ठीक है, यानी दूसरा कोई परमाणु हाइड्रोजन के साथ यानी क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन और क्लोरीन यहाँ पर छूट गया है, क्लोरीन आप लिख लीजिए, हाइड्रोजन या क्लोरीन के साथ जितने परमाणुओं से जुड़ता है वो उस परमाणु की संयोजकता हो जाती है। जैसे ये देखिए, इस पूरे यौगिक में क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये पूरा यौगिक है। अगर हम यहाँ पे क्लोरीन की संयोजकता निकालें तो यहाँ पे क्या कहा गया है? कोई दूसरा परमाणु हाइड्रोजन के जितने परमाणुओं से जुड़ता है। तो ये यहाँ पे देखिए, इस क्लोरीन में कितने हाइड्रोजन परमाणु से ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है? इस परिभाषा के अनुसार 1 जुड़ा हुआ है, तो क्लोरीन की संयोजकता हो जाएगी 1। तो अभी हमने उस तरीके से भी निकाला है, यहाँ पे इस तरीके से भी निकाला है, तो इसकी संयोजकता कितनी आती है? 1 ही आती है। ठीक है, जल्द देखिए, हम ऑक्सीजन की संयोजकता निकालें, इस पूरे यौगिक में जो है ये जो ऑक्सीजन तत्व है कितने हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा है? 2 से जुड़ा है। ठीक है, जो जितने परमाणु से जुड़ा होता है कोई तत्व उसकी संयोजकता हो जाती है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो गई? 2 हो गई। सामान्य तरीके से भी ऑक्सीजन का निकालें संयोजकता, तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो पहले हमने निकाला, कैसे निकाला था? पहले कक्षा में 2 निकाला, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में कितने आ जाएंगे? इसके 6 आ जाएंगे। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो 4 से ज़्यादा है तो 8 माइनस, यानी अष्टक पूरा करने कितनी कमी है? 2 की कमी है, यानी इसका संयोजकता 2 हो जाएगी। और किसी यौगिक में हाइड्रोजन और क्लोरीन से जुड़ने पर इसकी संयोजकता इस तरीके से निकाली जाती है, हाइड्रोजन या क्लोरीन के सापेक्ष। और यहाँ पे क्लोरीन भी होगा, तो क्लोरीन की जैसे हमने हाइड्रोजन का निकाला काउंट किया, वैसे भी क्लोरीन का यहाँ पे काउंट कर देंगे। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है और ये आपको ध्यान देना है, ये सारी बातें हैं। हाइड्रोजन की किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन के सापेक्ष निकाली जाती है। तो यहाँ पहले देखिए इसका उदाहरण, पहला उदाहरण क्या है? हाइड्रोजन और क्लोरीन जुड़ने से, अभी हमने देखा HCl जुड़ने से क्या बनाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl अम्ल बनाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन की संयोजकता समान होगी, एक ही होगी। इस क्लोरीन के साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ा है? 1। ठीक है, तो क्लोरीन की संयोजकता 1 हो जाएगी। अगर हम हाइड्रोजन की संयोजकता निकालें तो इसकी कितनी हो जाएगी? तो हाइड्रोजन के साथ कितना क्लोरीन जुड़ा है? तो 1 ही जुड़ा है, तो 1 होगा, यानी दोनों की संयोजकता 1 ही हो जाएगी, क्योंकि दोनों के सापेक्ष निकाली ही जाती है। इसके बाद देखिए दूसरा देखिए, कैल्शियम का एक परमाणु हमेशा हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के साथ संयोग करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, कैल्शियम जो है एक
का एक परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, CaOH। ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है। यहाँ कैल्शियम के साथ कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो कैल्शियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि इस कैल्शियम के साथ हाइड्रोजन 2 की संख्या में जुड़ा है। ठीक है, इसके बाद देखिए ऑक्सीजन का एक परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु से, ये जल की बात हो रही है, तो H2O। यहाँ पे जल की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि इस जल के साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ा है, तो 2 जुड़ा है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता हो जाएगी 2। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे बताया गया। यहाँ ब्रोमीन नहीं है, ये गलत दिया गया है, ब्रोमीन नहीं है। पहले में क्या है, आप देखिए पहले में क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन है, न कि ब्रोमीन है। और यहाँ पे पहले में क्लोरीन की बात हो रही है, तो यहाँ ब्रोमीन दिया गया है, तो यहाँ पे मिस्टेक है, क्लोरीन बना लेना है आपको। यहाँ पे क्लोरीन, कैल्शियम और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है, पहले में 2, दूसरे में 2 और दूसरे में 2। इस प्रकार आप देखते हैं कि हाइड्रोजन के साथ संयोग करने की क्षमताएँ विभिन्न तत्वों की भिन्न भिन्न होती हैं। और यहाँ पे कुछ तत्व ऐसे भी है जो हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करते, जैसे सोना जो है हाइड्रोजन से संयोग नहीं करता, तो किससे कर लेगा, क्लोरीन से कर लेगा, और उससे वो संयोजकता निकल जाएगी। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन के बदले क्या है, हाइड्रोजन के बदले क्या है, हाइड्रोजन के बदले यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन के बदले क्लोरीन है। तो वैसे ही निकालेंगे, जितना संख्या में हाइड्रोजन जुड़ा है या क्लोरीन जुड़ा है, वो जो संख्या है उस तत्व की संयोजकता हो जाएगी। यहाँ पे लोहे की संयोजकता कितनी हो जाएगी, क्लोरीन 3 जुड़ा है, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 3। ठीक है, और इसी तरीके से देखिए यहाँ पे एक विस्थापन द्वारा भी होता है, हमने देखा है, यहाँ पे फॉर्मूला में लिखा हुआ। यहाँ एक संयोजकता का निर्धारण किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन के विस्थापन द्वारा भी होता है। किसी यौगिक से हाइड्रोजन का विस्थापन द्वारा भी संयोजकता निकाली जाती है, जितनी संख्या में हाइड्रोजन विस्थापित हुआ है। यहाँ पे देखिए उदाहरण के लिए जस्ता का एक परमाणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं को विस्थापित कर दिया, यानी विस्थापन क्रिया कहलाती है। तो जितनी संख्या में हाइड्रोजन विस्थापित होगा तो उसकी संयोजकता हो जाएगी जस्ते की। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि 1, 2 और 3 और 4 संयोजकता वाले तत्व को क्या कहा जाता है, एक बंधन, द्विबंधन, 3 बंधन और चतुर्थ बंधन, इसी क्रम के अनुसार। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का कितना संयोजकता होता है, 1 होता है, तो इसे 1 बंधन में रखा गया है। जिसका 1 होता है 1 बंधन में, जिसका 2 होता है 2 बंधन, 3 और 4 बंधन में। ठीक है, इसके बाद देखिए परिवर्तनशील संयोजकता क्या होती है। परिवर्तनशील संयोजकता यानी कुछ संयोजकता बदलती रहती है। कुछ तत्व अपने विभिन्न यौगिक में भिन्न भिन्न संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि कॉपर के लाल ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता 1 और कॉपर के काले ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता 2 हो जाएगी। तो तत्व तो वही है, लेकिन उसका रंग सिर्फ डिपेंड करता है उसकी संयोजकता पर। इसी प्रकार आयरन की संयोजकता 2 और 3, आयरन की संयोजकता 2 और 3 एवं सोने की संयोजकता 1 और 3 होती है, और इसे किन किन नामों से जाना जाता है यहाँ पे बता। इसके बाद देखिए सूत्र क्या होता है। रसायन शास्त्र के अध्ययन में किसी भी यौगिक का निरूपण हमेशा उसके अणु के द्वारा होता है, और अणु में उसमें उपस्थित परमाणुओं के संकेत के सहायता से व्यक्त किया जाता है, जिसे सूत्र कहा जाता है। सूत्र 2 प्रकार के होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए H, यहाँ पे H2O। तो ये क्या है, तो ये पूरा अणु है जल का। तो इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, 3 परमाणु हैं। लेकिन ये क्या है, ये जल का सूत्र है। तो ये हो गया सूत्र। और ये सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला सरल या मूलानुपाती और दूसरा अणु सूत्र या रासायनिक सूत्र। तो सरल या मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, किसी यौगिक का वह सूत्र जो उस यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या का सरलतम पारंपरिक अनुपात व्यक्त करता है, सरल सूत्र या मूलानुपाती सूत्र कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे बेंजीन का है, तो ये क्या है, ये अणु सूत्र है बेंजीन का C6H6। यहाँ पे कौन से हैं, कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो इसका सरलतम अनुपात हमें निकालना है। तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, 6 एकम 6, एक बार में 6 एकम 6। तो इसका कितना हो जाए, C1H। ठीक है जी, आपसे CH भी लिख सकते हैं। ये इसका हो गया क्या, सरल सूत्र, और ये उसका अणु सूत्र। इसी तरीके से देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो यहाँ पे 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका HO। दूसरा सूत्र कौन सा है, अणु सूत्र या रासायनिक सूत्र। किसी रासायनिक यौगिक का वह सूत्र जो उस यौगिक में एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है, उस यौगिक का अणु सूत्र कहलाता है।
ठीक है। निम्नलिखित उदाहरण से सरल सूत्र और अणु सूत्र में अंतर समझा जा सकता है। बेंजीन का हमने देखा यहाँ पे, इसका अणु सूत्र C6H6, तो ये कैंसिल आउट, 6 कम 6 6 कम 6 यानी C और H। तो इसका अनुपात देखिए पहले कितना है, 6:6 और इसका कैंसिल यानी सरल सूत्र का अनुपात 1:1। ठीक है, तो इसका सरल सूत्र इतना और सरल सूत्र इतना हो जाएगा। इसके बाद हाइड्रोजन परऑक्साइड का देखिए H2O2, तो इसका कितना हो जाएगा, 2:2 2:2। तो पहले ये अनुपात और इसका सरल सूत्र 1:1। Ht कमल का देखिए 2:4:2, तो ये कौन सी संख्या से कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे 2:2, ठीक है, और ये 2 से, 2 दूनी 4 और 2:2 1 से, तो इसका सरल सूत्र हो जाएगा 1:2:1। ठीक है, यहाँ पे देखिए, और इसका ये समान यानी अणु सूत्र है और इसका सरल सूत्र है। ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसको देखते हैं फिर से। यहाँ पे देखिए C2H4O2, तो कौन सी संख्या से ये कैंसिल आउट होगा, तो ये 1 से, 2:2 और ये 2 से, 2 दूनी 4 फिर 2:2। तो ये पहले का जो अनुपात है 2:4:2, ये इसका अणु सूत्र का अनुपात, ये इसका सरल सूत्र का अनुपात 1:2:1। तो दोनों में अंतर यही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा।